जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान का ये नेक्स्ट चैप्टर है। ये सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उच्चतम न्यायालय से और फैक्ट्स हैं वो सारे इस वीडियो में मैं लाया हूँ। और इससे पहले और भी सब्जेक्ट में करवा चुका हूँ भारतीय संविधान से। तकरीबन 17 वीडियो है, इन सभी का प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ। आप जाकर प्लेलिस्ट को देखें, उसमें सारे चैप्टर का क्वेश्चन वाइज डाला हुआ है। आप उसे जाकर देखें, उसके बाद इसे देखें। और यदि अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें। चलिए देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय से घटनाचक्र में जो भी पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या अन्य पीसीएस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और उसको पढ़ते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? उद्घाटन की बात कर रहा है, न कि स्थापना की बात कर रहा है। तो ये दिए हुए 4 ऑप्शन 27 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को, 29 जनवरी 1950 को और 30 जनवरी 1950 को। यदि आपको उद्घाटन की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय की उद्घाटन हुई थी। स्थापना कब हुई थी या गठन तो 26 जनवरी 1950 को। स्थापना या गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? तो देखिए, इसमें करेंट में देखें तो ये आंसर सही नहीं है, लेकिन जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था उसके अनुसार भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि उस समय सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता 26 थी। जिस समय प्रश्न पूछा गया था उस समय 26 थी, लेकिन 26 ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए मैं इसे आंसर नहीं दे सकता। 26 नहीं तो 25 रहता तो सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकृति क्षमता क्या है तो 26 होनी चाहिए था, लेकिन है नहीं वो। तो इस प्रकार इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। मैं इसका पूरा प्रावधान बनाता हूँ। जब मूल संविधान बना था, संविधान के प्रारंभ में न्यायाधीशों की संख्या कुल 8 था। 7 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। फिर 1956 में संशोधन करके 11 कर दिया गया। 1956 में 11 हो गया। प्रारंभ में क्या था? प्रारंभ में थी 7, 1956 में 11, फिर संशोधन कर करके 1960 में 14 कर दिया गया। 1960 में 14, फिर 1978 में 1978 में इसकी संख्या बढ़ा करके 18 कर दी। कुल की बात हो रहा है। फिर 1978 के बाद 1986 में इसकी संख्या बढ़ा करके 26 कर दिया गया। उसके बाद इसकी संख्या 2008 में बढ़ाई गई 31।
2008 में 31, 30 प्लस 1, 30 न्यायाधीश और 1 एक मुख्य न्यायाधीश, और 2019 में इसकी संख्या बढ़ा करके 34 कर दी गई, 33 प्लस 1। तो फिलहाल में अभी सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकृति क्षमता कितनी है? 34। यहाँ पर मेरा आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, 26 होता तो आंसर मेरा होता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 3, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अधिक, तो क्वेश्चन कब का पूछा हुआ? 2002 का है, 2002 का है, तो उसके अनुसार कितना आंसर होगा? क्योंकि 1986 में इसको संशोधन करके कितना कर दिया गया था? 26 कर दिया गया था। तो एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 25 होंगे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है क्या कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति संख्या है। वर्तमान स्वीकृति संख्या कब का क्वेश्चन है? 2015 का क्वेश्चन है। देखिए 2015 के अनुसार वर्तमान स्वीकृति की संख्या, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति संख्या कितना है? तो 19 में संशोधन होकर 34 हुआ है, लेकिन 2008 में संशोधन होकर 31 हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा 4 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, मंत्रिमंडल के फरवरी 2008 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार सरकार उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि करेगी। इस निर्णय के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीशों को छोड़कर उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या तब होगी तो किनको छोड़कर? मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, 30 होगी। मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 30 होगी न्यायाधीशों की संख्या, और मुख्य न्यायाधीश प्लस 31 टोटल हुआ। 2008 में संशोधित करके किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 6 की ओर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुई थी। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में स्थापना कब हुई थी? तो 1950 के संविधान द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत में हुई थी, भारतीय संविधान के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 में क्या है? निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, बिल्कुल सही है। और सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, बिल्कुल सही है। कौन सही नहीं हमसे पूछ रहा है। और सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालयों या अदालतों की सुनवाई कर सकती है, तो ये गलत है। सभी को करती है वो। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ साथ अन्य न्यायालयों या अदालतों की सुनवाई कर सकती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमसे पूछा है कौन सही नहीं है, इसका उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ये सही नहीं है तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 8 में भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति ऑप्शन नंबर बी संसद को है। ऑप्शन नंबर बी संसद को है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने में अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय में की गठन हुआ था। 124 के तहत उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ था। उस समय न्यायाधीशों की संख्या 7 थी, ठीक है। उसके बाद बढ़ा करके संविधान संशोधन कर अभी तक वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके 33 हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9 में है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है। पत्र किसको लिखेगा? मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को या राष्ट्रपति को? विधि मंत्री को या राष्ट्रपति को? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, राष्ट्रपति को पत्र लिखकर त्याग पत्र दे सकता है। अनुच्छेद 124 के 2 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए
होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को दे सकता है लिख करके। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा 11 का। राष्ट्रपति के द्वारा संसद के द्वारा हटाया जाता है। कम से कम संसद में 2/3 बहुमत द्वारा समर्पित समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष भेजना होता है, तब जाकर के। और ऐसा क्यों? इस पर महाभियोग नहीं चढ़ाया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग नहीं चलाया जाता है। महाभियोग नामक शब्द का नहीं होता है, लेकिन प्रक्रिया वही होती है महाभियोग के जैसा। जब यह साबित हो जाए कि साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को 2/3 बहुमत द्वारा समर्पित आवेदन के साथ राष्ट्रपति के समक्ष भेजना होता है, अनुच्छेद 124 के 4 के तहत। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसे हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश खाली स्थान के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा ऑप्शन 12 का। इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 13 में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। न्यायाधीश अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्या यह सही है? आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से एक कथन है। ठीक है, दूसरा कथन, भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरा देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। थर्ड नंबर कथन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरा न्यायाधीश अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। क्या ये सही है? 4 में, यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 द्वारा समर्पित हो। तो ये 4 ऑप्शन देखे तो इससे पूछता क्या है, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 सही है। इस प्रकार मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 केवल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के में सेवानिवृत्त की आयु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 में कहा जा रहा है, 15 नंबर प्रश्न में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन के द्वारा, विधि आयोग के द्वारा, संसद के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा। तो उच्चतम न्यायालय का वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 125 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 में कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श करना पड़ता है। तो ये सही है? क्या ये सही है? तो ये सही है।
बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है, सही है। और दूसरा नंबर कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। गलत है, केवल मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं हटाया जाता न्यायाधीशों को, उस पर महाभियोग जैसा प्रक्रिया भी चलती है, लेकिन महाभियोग नहीं होती है। न्यायाधीशों का वेतन भारत के संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है, तो ये भी सही है। और 4 में भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्ति सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श पश्चात की जाती है, ये गलत है। ये इसकी नियुक्ति कर्मचारियों के नियुक्ति के लिए विचार विमर्श नहीं किया जाता है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 और 3 मेरा सही है, ए मेरा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 में है कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। सेवानिवृत्त होने के पश्चात तो 4 ऑप्शन दिए हुए, कहाँ कहाँ वकालत कर सकते हैं। यदि कोई भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यदि वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो कहाँ वकालत कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी होगा, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं न्यायाधीश। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 में कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ऐसा कब होता है, जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, तब ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा, 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 126 के अनुसार। सर्वोच्च न्यायालय कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। ऑप्शन नंबर डी मेरा इसमें सही आंसर होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा कब, जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, कब उनको नियुक्ति की जाती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कब होती है, किस आधार पर उनकी नियुक्ति की जाती है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है, तदर्थ न्यायाधीशों के, एडहॉक न्यायाधीशों के, तो ये ऑप्शन नंबर 4 दिए हुए हैं। कतिपय न्यायाधीशों को दीर्घकालीन अवकाश पर जानते हैं या स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है। न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है। और डी में कह रहा है न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होता है। यदि कोई सत्र चल रहा है और न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं हो रहा है, तो उस समय कोई उच्च न्यायालय से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है कोरम पूरा करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक न्यायाधीश का नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 22 का, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, सर्वोच्च न्यायालय में। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 की ओर। सर्वोच्च न्यायालय उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है, में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इन मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या कितनी होती है, तो ऐसे न्यायाधीशों की संख्या 4 होती है। किनको छोड़कर कुल मिलाकर 5 होती है,
कुल मिलाकर 5 होती है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कह रहा मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, तो ऐसे न्यायाधीश वरिष्ठ न्यायाधीशों की संख्या 4 होती है और एक मुख्य न्यायाधीश मिला के 5 होती है अभी भी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? क्या बोल रहा है, संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए तो कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 5 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। कम से कम न्यायाधीशों की संख्या 5 होनी चाहिए, सम संख्या में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मतदान करने पर दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। चाहे तो विषम होनी चाहिए, कम से कम 5 होनी चाहिए, इससे अधिक भी हो सकती है, 5 हो, 7 हो, 9 हो, इस तरह से। तो कम से कम पूछ रहा है हमसे, तो 5 ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय तो किसके अंतर्गत आती है? 4 ऑप्शन है, परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, मूल अधिकारिता के अंतर्गत, रिट अधिकारिता के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। यदि केंद्र और राज्यों के बीच विवाद पैदा होता है तो यह मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। मूल अधिकारिता संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दिया गया है। मूल अधिकारिता किसके तहत? संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत। तो मूल अधिकारिता के 3-4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, देख लेते हैं। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच जब विवाद हो तो मूल अधिकारिता क्षेत्र में आता है। एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के और दूसरे ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच हो, ठीक है। एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के दूसरी ओर एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, 2 या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में यदि उस विवाद में कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो वहाँ तक अन्य न्यायालयों और अपवर्जन करते हुए उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार प्राप्त होगी। तो मूल अधिकार के कुछ 4 पॉइंट्स थे तो मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 26 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकारिता में आते हैं? तो कौन कौन आते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अपीलीय अधिकारिता, मूल अधिकारिता नहीं लिखा हुआ, अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत आती है। तो अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत कौन कौन आता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, और उसके बाद संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्यों के बीच का विवाद। ऐसा तो आया नहीं है संघ राज्यों का, ये भी गलत है। और संसद और किसी सदन के राज्य विधानमंडल में चुनाव का विवाद भी नहीं आता है इसमें मूलाधिकार के अंतर्गत, और ये भी गलत है और ये भी गलत है। 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 1 और 4 दोनों सही है। इस प्रकार मेरा ऑप्शन सी सही होगा, केवल 1 और 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 में है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है, यही गलत है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही नहीं है, ठीक है। अनंत शक्ति ने अनुच्छेद जनता के अधिकारों की रक्षा, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 का रिट जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकार की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही नहीं है। बाकी और सब सही क्या है? वह अंतरशासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है, सही है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्यों को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाह अधिकारिता करता है, सही है। इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश को पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, ये भी सही है। तो इसके अनुसार कौन गलत है? तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है, तो इसलिए मेरा आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 की ओर। 28 में है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की
दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी? दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ, चार ऑप्शन है, गोलकानाथ केस, मिनर्वा मिल्स केस, और बैंक नेशनलाइजेशन केस, या टीएमआई फाउंडेशन केस। तो कौन सा केस में सबसे बड़ी बैठक की? दूसरी सबसे पूछ रहा है हमसे ना, तो सबसे बड़ी खंडपीठ की बैठक हुई थी। तो दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ की बैठक हुई थी केशवानंद भारती केस बनाम उच्चतम न्यायालय के। केशवानंद भारती केस बनाम उच्चतम न्यायालय के 1973 में सबसे बड़ी खंडपीठ 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ थी। 1973 में केशवानंद भारती बनाम उच्चतम न्यायालय खंडपीठ। और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ की बैठक हुई थी, वो था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। दूसरी सबसे था गोलकनाथ केस बनाम पंजाब राज्य 1967 में। इसमें 11 न्यायाधीशों की बैठक हुई थी। गोलकनाथ तो दूसरी सबसे बड़ी गोलकनाथ केस है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। और पहला था जो सबसे बड़ी खंडपीठ की बैठक, वो केशवानंद भारती बनाम उच्चतम न्यायालय था। इसमें 13 थी, उसमें 11 है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 में थोड़ा कट गया है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम न्यायालय में संविधान के मूल अधिकार ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? मूल अधिकार के ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन केशवानंद भारती केस ने किया था। कि इन्होंने के द्वारा बताया गया था, केशवानंद भारती संविधान 1973 के द्वारा, कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल अधिकार के ढांचों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और इसी बाद में 13 खंडपीठ की सबसे बड़ी बैठक हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 की ओर। निम्नलिखित में से किस विवाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो किस विवाद में मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो चार ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। किसमें भारतीय विवाद में मूलभूत ढांचे की प्रतिपादन की गई थी। और 31 में कह रहा है, संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित बात पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या किसके लिए? तो विधि के सारवान प्रश्न संबंधित निर्वाचन के बारे में। तो विधि न्याय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? कितने होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 5 होनी चाहिए। ए, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। कम से कम 5 होनी चाहिए। अधिक से अधिक जितना भी हो, लेकिन कम से कम 5 होनी चाहिए। और सबके सब ऑड में होना चाहिए, इवन में नहीं। तो कम से कम 5, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 में निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाता है? ये बात कौन दिया था, किन्होंने बताया था इस तरह की बातें? तो चार ऑप्शन थे भाई। इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण, गोलकानाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, बैंक के राष्ट्रीयकरण का मामला, या अजहर बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इसमें से कौन ये शब्द कहे थे? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। गोलकानाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब ने कहा था कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा को तैयार करने के लिए सक्षम बनाता है मूल अधिकार। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। गोलकानाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में आया था। इसमें दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ की बैठक हुई थी। कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको कौन गलत है वो चुनना है, कौन त्रुटिपूर्ण है। इंदिरा गांधी बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत, ये सही है। विशाखावाद अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण, ये भी सही है। मेनका गांधीवाद अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 परस्पर अपवर्जित नहीं है, ये भी सही है। बेला बनर्जीवाद विदेशी यात्री का अधिकार अधिकार दाहिक, विदेशी यात्रा करना अधिकार दाहिक है, तो ये गलत है।
तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। कौन गलत था, त्रुटिपूर्ण है, तो यह है बेला बनर्जी बांध। तो ये किसने कहा था कि विदेशी यात्रा करना एक मूल अधिकार के अंतर्गत आता है या दैहिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये जो बोले थे वो इंदिरा गांधी बाद में ही कहा गया था। ये चीज इंदिरा गांधी बाद में कहा गया था। बेला बनर्जी बाद में क्या था? तो बेला बनर्जी बाद में पंजाब पश्चिम बंगाल भूमि विकास एवं नियोजन अधिनियम 1948 से संबंधित था बेला बनर्जी बांध। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा त्रुटिहीन है, इसलिए मेरा आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के संबंधित कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को, सी को यदि हम देखें तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत में आता है। अनुच्छेद 134 के ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ा जाना चाहिए, तब जाके अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित होगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर 35 की ओर, संविधान की व्यवस्था से संबंधित व्याख्या से संबंधित सभी विवादों सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके जितने भी संविधान की व्याख्या करने की होगा वो सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जाएंगे। तो ये कैसा अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का? ये कैसा अधिकार है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। यह सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय में जो लाया जाता है, व्याख्या, संविधान की व्याख्या से संबंधित जो विवाद सर्वोच्च न्यायालय में लाया जाता है वो सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 की ओर। 36 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कि इनमें से कौन एक सही है। क्या है सही है? सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है? नहीं। सर्वोच्च न्यायालय यह केवल मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है? गलत। और यह केवल परामर्श संबंधित तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। और डी में यह मूल, अपीलीय एवं परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय मूल, अपीलीय, परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार रखता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार, कौन 131 के तहत मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 132 से 36 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 की ओर। 37 में कहा जा रहा है कि भारत के सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जाती है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत सुधारात्मक याचिका डाली जाती है उच्चतम न्यायालय में? तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 138, 140, 142 और 146 के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, 142 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 में। 38 में क्या है? थोड़ा बड़ा प्रश्न है। भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बाधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन सांविधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निवर्धन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? कौन इसका अर्थ हो सकता है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा, निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसा किया जाएगा तो न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में ऐसी चुनौती दी जा सकती है। वो गलत हो गया। कौन सही है? तो बी देखते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। तो ये सही है। उच्चतम न्यायालय शक्तियों के प्रयोग में द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। हमसे यही पूछ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 की ओर।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा लिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो पुनरावलोकन हेतु अधिकृत कौन सा अनुच्छेद करता है भारतीय संविधान को, उच्चतम न्यायालय को? तो ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 137 अपने लिए गए निर्णय आदेश को पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है उच्चतम न्यायालय को। तो ऑप्शन नंबर 137, अनुच्छेद 137 होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर ये लंबा प्रश्न है, कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनरावलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के राष्ट्रपति को ऐसा निर्णय या आदेश के पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। क्या यह सही है? नहीं। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 42 में कह रहा है न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है। क्या एक ऑप्शन नंबर ए क्या सही है? तो नहीं, गलत है। फिर कह रहा है राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, ये भी गलत है, इस अधिकार नहीं है पुनरावलोकन। उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित प्रकरणों की समालोचन कर सकता है, तो ये भी गलत है। राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 43 की ओर। 43 में कहा जा रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। तो न्यायिक पुनरावलोकन में यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, ये न्यायिक पुनरावलोकन में। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 44 में भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग भारत में किसके द्वारा किया जाता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय, समस्त न्यायालयों के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वारा भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चले। 45 में कह रहा भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथन संविधान के संदर्भ में क्या कथन है? कथन है इसका, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। क्या यह सही है? किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं है केंद्रीय विधि को अवैध घोषित करने के लिए, ये सही है? तो ये सही नहीं है। और 2 में है भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, ये भी सही नहीं है। उठाया जा सकता है जब उच्चतम न्यायालय को लगेगा कि वह भारत के संप्रभुता पर या मौलिक ढांचे पर प्रभाव करती है, तो उसके संशोधित किए गए संविधान पर वो आवाज उठा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ना तो एक सही है, ना ही दो सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। प्रश्न नंबर 46 में कह रहा है न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? तो न्यायिक पुनरावलोकन केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में, भारत एवं यूएसए में, तो दोनों में, भारत एवं यूएसए दोनों में न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। प्रश्न नंबर 47 में कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 122 के तहत संसद की कार्यवाही की जांच करना
न्यायाधीशों को वर्जित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 48 की ओर। कथन दिए हुए हैं और कारण दिए हुए हैं, इसमें से कौन सही है कौन गलत है। कथन है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र सीमित है। क्या ये सही है? भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र सीमित है, तो बिल्कुल सही है, क्षेत्र सीमित है। भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, ये भी सही है, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। तो कथन आर, कथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 49 की ओर। 49 में कहा जा रहा है कि कोई भी संविधान कानून बना भारतीय संविधान कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर तीन स्तरीय, तो ये गलत है। विधि के समझ समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है, तब यह अवैध घोषित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 49 का ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 50 में कहा जा रहा है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है भारतीय संविधान में विधि का शासन। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 131 से 36, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 143, 226, 227, 245, 246 तथा 372 आदि के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था निहित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 51 में कह रहा है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय के। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। यदि आप लोग को अच्छा लगता हो दोस्तों, कुछ भी सीखने के लिए मिल रहा हो, तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के ग्रुप में, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 52 की ओर। 52 में है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 53 की ओर। 53 में कहा जा रहा है भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट प्रश्न 54 में निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है। तो भारत के संविधान का अभिरक्षक भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, या लोकसभा सचिवालय, या भारत का उच्चतम न्यायालय। भारत का उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 55 में, भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है। तो अभिभावकत्व किसमें निहित है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निहित है भारतीय संविधान का। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा 55 का। और 56 का क्या है? 56 में कथन और कारण दिए हुए, इसमें से कौन सही है कौन गलत है। और कथन है केंद्रीय कानून का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत का सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकार है। क्या ये सही है? अनन्य अधिकार है? तो गलत है, अनन्य अधिकार नहीं है, कुछ सीमित अधिकार है। ठीक है, कुछ सीमित अधिकार है। और कारण है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, ये सही है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी होगा। कथन गलत है जबकि कारण सही है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 57 की ओर। 57 में कहा जा रहा है उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, राष्ट्रपति को। उच्चतम न्यायालय से ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 57 की ओर। 57 में कहा जा रहा है उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है, किस अनुच्छेद के तहत। तो ये अभिदेशन है 58 में। ऑप्शन नंबर 58 का खंड 1
अनुच्छेद 143 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 143 के 1 के तहत यह किया गया है। नियुक्ति, स्थानांतरण, परामर्श संबंधित राष्ट्रपति को यह अभिदेशन दिया गया है अनुच्छेद 143 के खंड 1 के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 59 की ओर चलते हैं। 59 में है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। तो अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसे दिया गया है? क्या राष्ट्रपति को, न्यायमूर्ति को, संसद को, या विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय को? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, संसद को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 60, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा, संसद द्वारा विधि बनाकर क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय का। और किसके द्वारा? संसद द्वारा विधि बना करके, और अनुच्छेद 138 के तहत ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 61, उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन 4 को दिए हुए हैं। उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। कौन कथन सही है और कौन गलत है? तो दूसरा कथन है परामर्शदात्री, ये गलत है। दो में है, परामर्श अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय को मूल पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, ये सही है। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किए हुए उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी है, ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय है जो को उसकी परामर्श अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है, ये गलत है। तो कौन उत्तर सही है चुने? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। 2 और 3 सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 62 की ओर। 62 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व कानून तथा तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे। नहीं, परामर्शदात्री, अच्छा परामर्शदात्री के बारे में पूछा है, तो परामर्शदात्री में ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, क्योंकि परामर्शदात्री नहीं, परामर्श देने का। तो सार्वजनिक महत्व के कानून तथा तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 63 की ओर। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब परामर्श के लिए कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, जब राष्ट्रपति परामर्श मांगते हैं तभी देते हैं। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगते हैं, अनुच्छेद 143 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 64, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसे है? तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को है। विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 65 में भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषय पर सलाह देता है। तो विधि एवं तथ्यों के विषय पर सलाह देता है स्वप्रेरण पर, व्यापक लोक हित के किसी विषय में, यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है, केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित है। तो 3 कथन दिए हैं, इसमें से कौन सही है 3 कथन में से? तो ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है। यदि वह ऐसा कोई सलाह मांगता है तब उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय सलाह देगा, अनुच्छेद 143 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 66 की ओर। 66 में है, गुजरात के विधानसभा चुनाव के वर्ष 2002 में जो हुआ को स्थापित करने के लिए चुनाव आयोग के निर्णय की
अधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया था? तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 143 के तहत किए थे, अनुच्छेद 143 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 67 की ओर। 67 में है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं? अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं? तो 4 ऑप्शन है अनुलंघनीय मौलिक ढांचा के लिए, 32, 26, इसमें से पूछ रहा है कौन है अनुलंघनीय मौलिक ढांचा को घोषित किए गए हैं? 32, 226 और 227। ए 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार सही होगा 67 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 67 के बाद 68, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय न्यायिक नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा प्रदान करता है? तो 4 ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय जो मौलिक अधिकार प्राप्त करता है भारतीय संविधान में नागरिकों को, तो वो ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 132 के तहत, और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 69, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? कम से कम वह उच्च न्यायालय में कितने वर्ष का एडवोकेट होना चाहिए, तब वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होंगे? तो ऑप्शन नंबर बी, कम से कम उनको 10 वर्ष तक वकालत किए हुए रहना चाहिए, तभी वह नियुक्त होंगे, या मुख्य न्यायाधीश 5 वर्ष तक रहे हों तब वह बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 17 की ओर चले, हाल ही में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन इससे पहले किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं था? कौन न्यायाधीश ऐसे थे जो इससे पहले किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं, डायरेक्ट चुनकर आए थे? 70 में है, 70 में क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। एल नागेश्वर राय राव थे जो ऐसा किया था। 2016 में 13 मई 2016 में सर्वोच्च न्यायालय में 4 न्यायाधीश की नियुक्ति हुई थी, उसमें से एक न्यायाधीश थे बी वाई चंद्रचूड़, खानविरल और अशोक भूषण, और चौथा न्यायाधीश जो थे वो एल नागेश्वर राव थे, और वो इससे पहले किसी भी न्यायालय में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 71 की ओर। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है, किसके द्वारा ली जाती है यह शपथ? आप भी इसका आंसर बता सकते हैं। तो ये शपथ किसके द्वारा ली जाती है जब वो उनकी नियुक्ति होती है? तो यह शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ली जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अनुसूची 3 के तहत मुख्य न्यायाधीश शपथ लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश किसके तहत शपथ लेते हैं? अनुसूची 3 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 72 की ओर। 72 में है, कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? कौन से मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी है, जो मामला मूल अधिकारों का प्रवर्तन, मूल अधिकारों का प्रवर्तन उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों में आते हैं। उच्च न्यायालय में 226 के तहत और उच्चतम न्यायालय में 32 के तहत। केंद्र और राज्यों का विवाद उच्च न्यायालय में आएगा, राज्यों के परस्पर विवाद उच्च न्यायालय में आएगा, और संविधान के उल्लंघन का संरक्षण भी उच्च न्यायालय में आएगा। लेकिन दोनों में जो आता है वो मूल अधिकारों के परिवर्तन का। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर थोड़ा कम दिख रहा है दोस्तों। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे अधिकार को किसके पास है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। 73 का आंसर बी होगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद की सुनवाई किसी अन्य स्थान पर किए जाने पर
निर्देश देने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। किसी भी न्यायालय में यदि ऐसा चल रहा है तब अनुच्छेद 139 के क के तहत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 74। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्यों के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है? तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चार ऑप्शन में ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 355 के तहत असंवैधानिक घोषित किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 75 की ओर। कथन दिए हुए हैं, संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती है क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। क्या यह सही है? तो ये बिल्कुल सही नहीं है। कर सकती है अधिकारिता में वृद्धि, ये गलत है। फिर कथन दूसरा देखिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अधिकारिता और सेवक संवर्ध मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यवस्था व्यय भारत के संचित निधि पर भारित है। तो ऑप्शन कथन नंबर 2 भी गलत है। कथन 1 एंड कथन 2 दोनों गलत है। इस प्रकार मेरा आंसर क्या होगा? ना ही एक सही है ना ही दो। डी नंबर आंसर मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 76 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। अच्छा, 2 में न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोक हित याचिका के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। इनमें से कौन सही है? कौन कथन सही है और कौन गलत है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। बी कृष्णन थे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, वो केवल न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोक हित याचिका के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, कथन बी मेरा कथन 2 सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें कह रहा है कि न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे, जबकि इसमें कह रहा है मुख्य न्यायमूर्ति थे। ये गलत है, इसलिए कथन एक गलत हो गया। ठीक है। और न्यायमूर्ति PN भगवती एवं न्यायमूर्ति अय्यर लोकहित याचिका को प्रारंभ करने के लिए जाने जाते हैं। तो इसलिए कृष्णन अय्यर है, तो इसलिए ऑप्शन 2 सही था। इस प्रकार बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 77 की ओर। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत कौन है? तो वो न्यायिक व्याख्या है। मूल संविधान की संरचना का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। न्यायमूर्ति सिकरी ने संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की व्याख्या की थी। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के बाद में न्यायमूर्ति सिकरी ने इसका व्याख्या किया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 78 में कहा जा रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इससे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है। क्या ये आशय है? बी में इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है। तो इसे अभिलेख न्यायालय इसलिए कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अभिलेख न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 129 के तहत दिया गया है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है अनुच्छेद 129 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 79 की ओर। 79 में है, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? उच्च न्यायालय को, केवल उच्च न्यायालय को, केवल उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को, या जनपद न्यायालय को? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अभिलेख न्यायालय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को माना जाता है। अनुच्छेद
29 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 215 के तहत और 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता है, प्रश्न नंबर 80 की ओर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में कौन सा सही है? सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। क्या ये सही है? सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय को परिवर्तित कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही है। इसी को तो न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। परिवर्तित करने का अधिकार है, तो ए नंबर सही है। तो हमसे सही पूछ रहा था, तो ऑप्शन ए ही सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 81 में कहा जा रहा है, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नहीं नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। तो ये किसके अनुमोदन के बाद ऐसा कर सकता है? यदि उच्च न्यायालय अपने स्थान पर वो नहीं करके दूसरे स्थान पर न्यायालय की सुनवाई करता है, तो उसका परामर्श देने के लिए कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसा कहता है, तब वो उस तरह का करता है। लेकिन जब उच्चतम न्यायालय की सुनवाई नई दिल्ली में ना करके किसी अन्य स्थान पर सुनवाई करता है, तो यह अनुमोदन किससे प्राप्त करनी होती है? तो राष्ट्रपति से। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति से प्राप्त करनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज है जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था 2010 में। वो कौन चौथी महिला थी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा को नियुक्त किया गया था। और अभी फिलहाल में 4 महिला अभी नियुक्त किए गए थे। जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 83 की ओर। TDSAT के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है, कहाँ चुनौती दी जा सकती है? तो TDSAT की निर्णय को चुनौती केवल सुप्रीम कोर्ट में दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर TDSAT के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है केवल सुप्रीम कोर्ट में, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में। टेलीकॉम डिस्ट्रीब्यूट्स सेटलमेंट एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल की चुनौती 1997 में दिया गया था ट्राई की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 84 की ओर। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 4 ऑप्शन है। हिदायतुल्ला, AM अहमद, PN भगवती, AS आनंद। जब PIL को दायर किया गया था, उस समय कौन थे? तो ऑप्शन इसमें से कोई सही नहीं होगा। मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है। PN भगवती थे, उस समय न्यायाधीश थे। PN भगवती उस समय न्यायाधीश थे, ना कि मुख्य न्यायाधीश थे। उस समय के न्यायाधीश कौन थे? 1973 में PIL जारी किया था, उस समय न्यायाधीश BY चंद्रचूड़ थे। स्वीकार करने के समय BY चंद्रचूड़ थे न्यायाधीश के रूप में। 1978 से 1985 तक YB चंद्रचूड़ रहे थे मुख्य न्यायाधीश के रूप में, जबकि PN भगवती न्यायाधीश के रूप में थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें से कोई सही नहीं होगा। और पुष्पा कपिला हिंगो रानी को जनहित याचिका की माता कहा जाता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न होगा। पुष्पा कपिला हिंगो रानी, इसको लिख लीजिए। जनहित याचिका के माता किसे कहते हैं? पुष्पा कपिला हिंगो रानी। ठीक है, तो इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि न्यायाधीश पूछता तो PN भगवती होता।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर 85 की ओर, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? एक न्यायिक पहल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, एक न्यायिक पहल के द्वारा जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 86 की ओर, PIL एक है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका फुल फॉर्म होगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा 86 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 87, जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है? तो PIL चाहे तो उच्च न्यायालय में या तो उच्चतम न्यायालय में, दोनों में से कहीं भी प्रारंभ की जा सकती है PIL। नेक्स्ट प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 88 में, लोकहित याचिका की संकल्पना का उद्गम देश है, कौन है? जनहित याचिका PIL का उद्गम देश USA है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, PIL का उद्गम देश USA है, USA अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 89, जनहित याचिका के अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, USA संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी जनहित याचिका की शुरुआत। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, भारत में न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका से संबंधित है, न्यायिक सक्रियता भारत में संबंधित है जनहित याचिका से। 91 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, सितंबर 2023 में 2003 में सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं को की स्थिति प्रतिष्ठित हुई, वह न्यायालय है, कौन न्यायालय वो है जो महिलाओं के प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित हुई, वृद्धि हुई, ये कौन सा न्यायालय के निर्णयों ने? तो ऑप्शन नंबर ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से ऐसा हुआ। सितंबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जे शाह ने अपने निर्णय में यह अभी निर्धारित किया कि लड़कियों के लिए सरकारी कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति हेतु किसी महिला की वरीयता देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में वर्णित समानताओं के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 92, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? कौन सी कानून के तहत ऐसा कहा गया है कि अंग्रेजी भाषा में होगी? तो ऑप्शन नंबर 92 का डी होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के द्वारा यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, अनुच्छेद 348 के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 93, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामलों में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? केंद्रीय अन्वेषण शाखा क्या है? पिंजराबंद तोता है। कौन सी मामले में यह पाया? तो 4 मामले, रेलवे बोर्ड रिश्वत मामला, विनीत नारायण बनाम भारत संघ 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, और डी में है कोयला आवंटन घोटाला। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कोयला आवंटन घोटाला में यह माना कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, और इस चैप्टर का, सर्वोच्च न्यायालय के चैप्टर से ये अंतिम प्रश्न होगा। यदि आप लोग को इससे कुछ सीखने के लिए मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और लाइक करें। 94 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो किस वर्ष कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, 1993 में अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करने की इजाज़त लेता हूँ। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।